जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 25 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास के अंदर 9 दिसंबर को सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था, उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ, और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। चलिए क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है। भी रसायन विज्ञान के अंदर है वो निलंबन क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो भी यहाँ पे अपन बात करते हैं भी विलयन है वो आपका 3 प्रकार का होता है। भी विलयन है वो आपका 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार होते हैं विलयन के। पहला जो आपका विलयन है अपन पढ़ते हैं साइंस के एनसीईआरटी यानी 9th क्लास में, वो है आपका वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन, ठीक है, वास्तविक विलयन। देन उसके बाद 2 नंबर पे आता है आपका कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन। और 3 नंबर पे आपका आता है वो आपका आता है निलंबन विलयन। ये है ना, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। अगर इन तीनों के बारे में अगर आपको जड़ से पता नहीं है, भी इनकी जड़ पता नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। भी वास्तविक विलयन किसे कहते हैं। अब आपको 3 तो वास्तविक विलयन से दे देगा, एक निलंबन से दे देगा। निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा वास्तविक विलयन के लिए कौन सा गलत है, कौन सा सत्य है, इस प्रकार से देगा। अब यहाँ पे देखो भी वास्तविक विलयन किसे कहते हैं। पहले एग्जाम्पल देखो। वास्तविक विलयन जैसे एग्जाम्पल में बताऊं भी, पानी में नमक घोलना। पानी में नमक घोलना ये क्या है, ये आपका वास्तविक विलयन बन जाएगा। यानी इसके अंदर है वो अपन जो विलयन के अंदर है वो अलग अलग चीजें नहीं देख पाएंगे। वास्तविक विलयन के अंदर पानी के अंदर नमक घोल दूंगा तो एक प्रकार से आप नमक और पानी को अलग अलग आप नहीं देख पाओगे। वास्तविक विलयन होता है वो आपका क्या होता है, समांगी होता है। समांगी होता है पहली बात। वास्तविक विलयन के कणों को आप है वो नग्न आंखों से नहीं देख पाओगे भी, ठीक है, नग्न आंखों से नहीं देख पाओगे। इट्स ओके। अब उसके बाद में वास्तविक विलयन समांगी होता है, और ये कैसा होता है भी, ये आपका स्थायी होता है भी। अगर आप इसको पानी के अंदर है वो नमक घोलकर रख दोगे शांत स्वभाव यानी एक प्रकार से साइलेंट मौसम में छोड़ दोगे, हिलाओगे नहीं, तो उसमें पानी और नमक है ना वो अलग अलग नहीं होगा। इसका मतलब ये है भी ये आपका क्या होता है, स्थायी होता है। चीजें समझ में आ गई। वास्तविक विलयन से जब अपन क्या है प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो वो आपको प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इनके जो कण वो इतने छोटे होते हैं, अपन ये बोल सकते हैं भी 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, ये बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके जो कण है वो प्रकाश की जो किरण है उसको है वो एक प्रकार से प्रकीर्णित नहीं कर पाएंगे और हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में कोलाइडी विलयन की अगर मैं बात करता हूं तो कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है वो आपके पास में है दूध। कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है वो आपके पास में दूध हो जाएगा भी। अब दूध है वो कोलाइडी विलयन के अंदर है वो एक प्रकार से कैसा होता है, ये भी आपका समांगी होता है भी। ये भी आपका कैसा होता है, समांगी होता है, यानी इसके भी कणों को आप अलग अलग नहीं देख पाओगे। जैसे दूध एग्जाम्पल आ गया आपका, उसके बाद में इसको भी आप है वो नग्न आंखों से नहीं देख पाओगे भी। और ये आपका कैसा होता है, ये आपका नहीं समांगी नहीं विषमांगी होता है भी, सॉरी। ये आपका कैसा होता है, आपका एग्जाम्पल है दूध, और यहाँ पे ये कैसा होता है आपका विषमांगी होता है भी। ये आपका विषमांगी होता है, एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है। और ये आपका एक प्रकार से स्थायी होता है भी।
ये आपका स्थायी होता है। जब आप दूध को एक प्रकार से शांत छोड़ दोगे तो उसमें जो कण है वो एक प्रकार से अलग अलग आपको दिखाई नहीं देंगे भी, लेकिन एक विधि आती है और उस विधि के द्वारा है वो आप कोलाइडी विलयन को अलग कर सकते हो। वो विधि है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 है ना, उसमें पूछा गया है। कौन सी विधि है? तो अपकेंद्रीकरण विधि है भी। अपकेंद्रीकरण विधि के अंदर है वो आप कोलाइडी विलयन को है वो अलग कर सकते हो। यानी अपकेंद्रीकरण विधि वो विधि होती है जिसके अंदर आप कोलाइडी विलयन को एक प्रकार से तीव्र यानी उच्च वेग के द्वारा है वो उसको रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है। तो इसमें जो कोलाइडी विलयन के अंदर जो भारी कण होते हैं वो तो तली में जम जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर तैरते हैं भी। तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? कोलाइडी विलयन हो जाएगा। देन उसके बाद में ये है वो प्रकाश के मार्ग, जब इसमें प्रकाश का मार्ग गुजारते हैं, प्रकाश की किरणें गुजारते हैं तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है और हमें क्या है? प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है भी। उसके बाद में अपन बात करते हैं निलंबन विलयन की। तो निलंबन विलयन की जैसे ये बोल सकते हैं पानी में मिट्टी मिलाना, पानी के अंदर है वो मिट्टी अगर अपन मिला देंगे तो वहां पे आपका निलंबन बन जाएगा। एक प्रकार से ये निलंबन विलयन है वो अपन पानी और मिट्टी को अलग अलग देख सकते हैं भी, ठीक है। तो ये आपका कैसा है? तो ये आपका विषमांगी विलयन है, विषमांगी है। और ये आपका कैसा होता है? ये आपका अस्थायी होता है भी। ये आपका अस्थायी है। जब इसको क्या है? शांत छोड़ देंगे, जब निलंबन विलयन को शांत छोड़ देंगे तो ये क्या है? निलंबन खत्म हो जाएगा, यानी पानी जो मिट्टी है वो तली के अंदर जम जाएगी और आपका जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा भाई। तो इसका मतलब है भी वहां पे निलंबन है वो आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और इनको अपन नगन आंखों से देख सकते हैं, निलंबन विलयन को नगन आंखों से देख सकते हैं। और निलंबन विलयन के अंदर क्या, जब निलंबन बना हुआ है उस समय जब प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो वहां पे आपको क्या है? टिंडल प्रभाव दिखाई देगा, प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा। इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा, इन दोनों के अंदर प्रकाश का मार्ग है वो आपको दिखाई देगा भी। अब देखो भी रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है? तो एक समांगी मिश्रण है। क्या? समांगी मिश्रण नहीं है भी। समांगी मिश्रण ओनली फॉर कौन सा है? वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण होता है भी। बड़े कणों वाला एक विषमांगी मिश्रण है। क्या? तो बड़े कणों वाला एक विषमांगी मिश्रण होता है। कौन सा? आपका निलंबन भी। इनके कणों को अपन नगन आंखों से देख सकते हैं और ये कैसा होता है? विषमांगी होता है, अस्थायी होता है भी। यह एक कोलाइडी प्रक्षेपण होता है। क्या? कोलाइडी प्रक्षेपण नहीं होता भी। एक वास्तविक विलयन होता है। क्या? तो वास्तविक विलयन भी नहीं होता है। चीजें समझ में आ गई क्या? एकदम जड़ से क्लियर कर दिया मैंने आपको, ठीक है। आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा। अगला आपके पास में इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने कार्य पद्धति के लिए धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता। धारा का तापीय प्रभाव कहने का मतलब है कार्य पद्धति के अनुसार में, यानी धारा प्राप्त करके ताप उत्पन्न करना वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका धारा के तापीय प्रभाव। धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी धारा को देंगे और उसके बदले में हमें क्या है? उष्मा उत्पन्न देगा, यानी उष्मा उत्पन्न करेगा या फिर ताप उत्पन्न करेगा। देखो विद्युत गीजर है, ये क्या करता है? पानी गर्म करने के लिए होता है। तो ये धारा को यानी विद्युत धारा को क्या करेगा? तापीय यानी विद्युत धारा को किस में चेंज करेगा? तो ये एक प्रकार से उष्मीय ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा के अंदर है वो ये क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। विद्युत स्त्री है, ये भी क्या करती है? तो धारा को क्या करती है? धारा को भी ये भी क्या है? उष्मा उत्पन्न करती है, यानी गर्म होती है भी ये भी, ठीक है। और विद्युत फ्यूज है, ये भी क्या करता है? तो ये भी आपका क्या है? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा से है वो ये क्या करता है? उष्मा उत्पन्न करता है भी, ठीक है। ये गर्म होता है भी और गर्म होकर के ज्यादा अगर उष्मा ये विद्युत धारा आ जाती है तो गर्म होकर के क्या है? पिघल जाता है भी, नष्ट हो जाता है। और विद्युत मिक्सर या ग्राइंडर ये क्या करता है? तो ये आपका विद्युत धारा प्राप्त करके इसे यांत्रिक ऊर्जा के अंदर चेंज करता है भी। यांत्रिक ऊर्जा के अंदर है वो इसे चेंज करता है। यांत्रिक ऊर्जा होता है गोल गोल घूमना, वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। तो विद्युत मिक्सर या फिर ग्राइंडर है वो एक प्रकार से ग्राइंड करने का काम करेगा। तो यहाँ पे ये ताप उत्पन्न नहीं करता, ये आपका एक प्रकार से क्या है? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का वर्णन करने के लिए क्या आवश्यक होता है भी, यानी दूरी के बारे में बताना है भी। ये लो भी दूरी क्या है। दूसरा यहां पे थोड़ा सा दूरी से रिलेटिव है आपका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट।
विस्थापन क्या है, इनके बारे में भी अपन यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। देखो भी दूरी है वो एक प्रकार से यहाँ पे अपन बोल सकते हैं भी यहाँ पे प्रथम बिंदु या फिर प्रारंभिक बिंदु से ये बोल सकते हैं प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किया गया कुल पथ क्या कहलाता है भी, दूरी कहलाता है भी। और दूरी कहलाता है, अपन बात करते हैं दूरी एक क्या है, दूरी एक आपकी अदिश राशि है भी। दूरी है वो आपकी क्या है, एक अदिश राशि है। और अदिश राशि के अंदर है वो ए मानी बिना, दिस मानी दिशा, यानी बिना दिशा की। इसमें ओनली फॉर परिमाण की आवश्यकता होती है भी, परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। और दिशा है वो नहीं चाहिए भी, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं चाहिए। परिमाण का मतलब हो गया भी जैसे 10 मीटर, जैसे 5 मीटर, जैसे 15 मीटर, 20 किलोमीटर, ये परिमाण है। और दिशा एक प्रकार से जो दिशा को यहाँ पे शो करता हो वो आपकी क्या हो जाएगी, साथ में दिशा भी। उत्तर में 20 किलोमीटर, उत्तर में 20 किलोमीटर या फिर पश्चिम में 20 किलोमीटर, तो वहां पे आपके पास में क्या है, साथ में दिशा है, तो वो आपकी अदिश नहीं होगी, वो आपकी सदिश राशि हो जाएगी। अब ये क्या है आपका, ये आपका दूरी है, दूरी एक अदिश राशि है। देन उसके बाद में विस्थापन की अगर मैं बात करता हूं तो विस्थापन आपका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु की सीधी दूरी, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच का अंतर या फिर सीधी दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सीधी दूरी ये बोल सकते हैं अपन। तो यहां पे प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच का सीधा अंतर क्या कहलाता है, आपका विस्थापन कहलाता है। और विस्थापन क्या होता है भी, विस्थापन है वो आपका क्या है, तो विस्थापन आपका ये हो जाएगा, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी विस्थापन आपका सदिश है, विस्थापन है वो आपका क्या है, सदिश है भी, सदिश राशि है। और सदिश राशि एक प्रकार से वो होती है जिसमें आपको परिमाण की आवश्यकता होती है, प्लस में आपको दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो आपकी क्या होती है, सदिश राशि होती है भी। तो यहाँ पे देखो भी दूरी का वर्णन कौन करेगा, तो केवल संख्यात्मक मान है जो इसका परिमाण है, केवल संख्यात्मक मान है जो इसका क्या है, परिमाण है। यानी दूरी के अंदर ओनली फॉर संख्यात्मक मान चाहिए, जैसे अपन बोल सकते हैं 10 मीटर या फिर अपन ये बोल सकते हैं 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक प्रकार से संख्यात्मक मान है। परिमाण और दिशा में आपको क्या है, सदिश चाहिए भी, सदिश राशि के अंदर परिमाण और दिशा चाहिए, ये आपकी अदिश है। केवल गति चाहिए, तो गति है वो दूरी के अंदर गति नहीं होती, गति आपकी चाल के अंदर होती है। गति है वो आपकी क्या है, चाल के अंदर या फिर वेग के अंदर होती है। देन उसके बाद में केवल आरंभिक और अंतिम बिंदु, ये आपका क्या होता है, ये आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, विस्थापन है भी, ठीक है। और यहां से आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ भी, जो आपकी सदिश राशियां हैं, अदिश राशियां हैं, इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भी अपने पास में कहाँ पे चला गया, ये लो भी, यहाँ पे कर लेते हैं। आपका अदिश राशि की अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो अदिश राशियों में ट्रिक अपनी आ जाएगी। वैसे तो अपने शॉर्ट वीडियो आते हैं भी ट्रिक के, ठीक है, तो वो भी आप देख लिया करो, काम की चीजें हैं उसके अंदर भी। अब देखो भी अदिश राशियों में आता है भी उसका दाल चावल MSc से आता है, MSc से आता है, ठीक है, उसका दाल चावल MSc से आता है। देखो भी ऊ से है वो आपका ऊर्जा बन जाएगा, ऊ से आपका ऊर्जा बनेगा और ऊ से ही आपका क्या है, ऊष्मा बन जाएगा भी, ऊ से ही आपका ऊष्मा बन जाएगा। देन उसके बाद में ऊ से ऊर्जा, ऊ से ऊष्मा, और स से आपका क्या बनेगा, समय, स से आपका समय बनेगा, का से आपका कार्य बन जाएगा भी,
ठीक है, और दा से आपका दाब बन जाएगा, और लय से आपकी लंबाई बन जाएगी भी, लय से लंबाई बनेगी, और चा से आपकी चाल बन जाएगी भी, और एम से आपका मास यानी द्रव्यमान, एम से मास यानी द्रव्यमान, एस से आपकी शक्ति बनेगी भी, और उसके बाद में सी से आपका करंट बन जाएगा भी, सी से आपका करंट, और करंट आपका क्या हो जाएगा भी एक प्रकार से धारा, करंट यानी विद्युत धारा। आ से आपका आयतन बन जाएगा, आयतन यानी वॉल्यूम, और आ से ही आपका आवेश बन जाएगा भी, आ से आपका आवेश बन जाएगा, और ता से आपका ताप बन जाएगा भाई। ये आपकी क्या है, ये आपकी सारी की सारी है वो अदिश राशियां भी, जिसके अंदर है वो ओनली फॉर परिमाण चाहिए, आपको क्या है दिशा की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद में अपन बात करते हैं सदिश राशियों की। सदिश राशि कौन सी है आपकी, तो सदिश राशियों की अगर मैं बात करता हूँ, सह साथ में दिशा, जिसके दिशा साथ में हो, इसमें हमारा जो ट्रिक रहेगा वो रहेगा बलवान बिरजू की बेगम, यानी आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग, ये लिखो आज बलवान बिरजू, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। ये लो भैया, ये कांड हुआ है आज, ठीक है। देखो आज से आपका क्या बनेगा, आज से है वो आपका आवेग बन जाएगा भी, आज से आपका आवेग बनेगा भी, ठीक है। यहाँ पे आवेग है और ये आवेश है भी, वो थोड़ा सा ध्यान में कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद में बलवान से है वो आपका बल बन जाएगा भी, बलवान से है वो बल बन जाएगा, बल का क्या हुआ भी, तंबू संग खेत में तो भाग गई वो। अब देखो भी यहाँ पे बिरजू से है वो आपका विस्थापन हो गया भी, बिरजू से विस्थापन हो गया। उसके बाद में बेगम से आपका वेग हो गया, बेगम से वेग हो जाएगा। तंबू से आपका तवर्ण बना दो भी, तंबू से है वो आप है तवर्ण बना दो भी, ठीक है। और संग से आप है संवेग बना दो, संग से आप है वो संवेग बना दो। खेत का आप भैया क्षेत्रफल निकाल लेना भी, खेत का आप क्षेत्रफल निकाल लेना। और भागी से आप है वो एक प्रकार से भार बना देना भाई, भागी से भार बना देना। ये आपकी क्या है सारी की सारी सदिश राशियां आ जाएगी। चीजें समझ में आई क्या, ट्रिक कैसी लगी है वो आपको एक्स्ट्रा के अंदर है ना कमेंट करना है भी, एक्स्ट्रा के अंदर कमेंट करना है। वो हमेशा करते हो, गुड क्लास है वो तो करना ही है, लेकिन ट्रिक के बारे में भी थोड़े से दो शब्द बोलने आपको। देखो भी कौन सा कोशिकांग एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म कार्य को सक्षम बनाता है भी। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, पीछे करवा चुका हूं मैं, अगर आपको याद है तो बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा है तो। देखो भी एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का निर्माण कहां पे होता है, तो आप बोलोगे सर एटीपी अपन है वो माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलते हैं, एटीपी का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को अपन बोलते हैं सेल का, ये कोशिका का बिजली घर बोलते हैं भी, यानी पावर हाउस बोलते हैं भी, सेल का पावर हाउस बोलते हैं। अब देखो भी श्वसन का अपन बात करते हैं, श्वसन का जो क्रेब्बस चक्कर है, श्वसन का क्रेब्बस चक्कर, और श्वसन का जो क्रेब्बस चक्कर है वो किस में संपन्न होता है, तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्योंकि क्रेब्बस चक्कर के अंदर क्या होता है भी, जो आपका पायरुविक अम्ल है, पायरुविक अम्ल कौन सा होता है, C3H4O3, जो आपका पायरुविक अम्ल है, ये आपका पायरुविक अम्ल क्या करता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर है वो 3 तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेंगे, ठीक है, प्लस में आपके पास में H2O जल बनेगा, और प्लस में आपके पास में 36 एटीपी बनेंगे, 36 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी क्या है, तो ये ऊर्जा की मुद्रा है भी। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन गया, 36 एटीपी बन गया, जो हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार से कार्य करने के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, यानी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा मिल जाती है हमारी कोशिकाओं को। अब ये जो चक्कर होता है ना, ये जो चक्कर होता है वो क्रेब्बस चक्कर कहलाता है, और क्रेब्बस चक्कर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए क्या कहते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा होती है भी, इसके अंदर क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो ये बोलता है भी एक जंतु कोशिका में विभिन्न जो मेटाबॉलिज्म जो कार्य होते हैं उसमें सक्षम होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने वाला कोशिकांग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। भी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो हमने अल्टमान के बारे में पढ़ते हैं। अल्टमान भाई साहब है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी भी, ये खोज करता है इसके, ठीक है। और उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करता हूं तो माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने नाम क्या दिया था भी, बायोप्लास्ट नाम दिया था भी, बायोप्लास्ट। और उसके बाद में
यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो सी बेंडा ने। सी बेंडा, सर जी आपने कल तो बताया था कार्ल बेंडा, तो सी बेंडा बोल दो या फिर कार्ल बेंडा बोल दो, एक ही बात है अभी, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं केंद्रक की बात करता हूं तो केंद्रक की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी भी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर की थी भी, ठीक है। और केंद्रक होता है वो एक प्रकार से कोशिका का नियंत्रण करता है भी। जो कोशिका विभाजित होने वाली होती है उसका सारी की सारी डिटेल है वो इस भाई साहब के पास में होती है भी। इसमें 80 प्रकार के और 80 प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो पाए जाते हैं और डीएनए पाया जाता है भी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में अंतःपर्दवी जालिका को अपन बोलते हैं ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी खोज है वो किसने की थी? पोर्टर। जिसकी खोज है वो पोर्टर ने इसकी खोज की थी भी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है SER और एक होता है आपका RER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चिकनी होती है, ये खुरदरी होती है। ये खुरदरी क्यों होती है? तो इसके ऊपर है वो राइबोसोम, इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है और इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसीलिए ये क्या करती है? तो ये आपका लिपिड का संश्लेषण करती है, लिपिड बनाती है, इस पे राइबोसोम पाया जाता है, तो ये क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। ये चीज आप ध्यान में रखना। और भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी का दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। और लाइसोसोम की खोज है वो डी डुब्बे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुब्बे नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी भी, ठीक है। और लाइसोसोम को अपन क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं भी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है वो अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं और ये खुद की कोशिकाओं का क्या कर देता है? भक्षण कर देता है भी। और वैसे लाइसोसोम के अंदर वो जो आपके एक प्रकार से अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं उसका निर्माण कौन करता है लाइसोसोम के अंदर? तो वो आपका RER करता है, यानी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये करता है। अब मैं बात करता हूँ भी लाइसोसोम के अंदर है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर जो एक प्रकार से जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम होता है। जो कोशिकाएं कटी फूटी कोशिकाएं हैं, टूटी फूटी जो कोशिकाएं हैं, तो उनको क्या है? निगलने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। तो इसीलिए अपन ये भी बोल सकते हैं भी ये कोशिकाओं की साफ सफाई भी रखता है कौन? आपका लाइसोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर खुद का डीएनए भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दो ऐसे कोशिकांग हैं जिसके अंदर खुद का ये डीएनए पाया जाता है और खुद का ही राइबोसोम पाया जाता है भी। राइबोसोम यानी इसमें 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर खुद का डीएनए कैसा होगा? वर्तुलाकार डीएनए होगा। और राइबोसोम कौन सा होगा? तो 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 80 प्रकार का राइबोसोम ओनली फॉर केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लवक और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लवक तो जंतु कोशिका में पाया नहीं जाता, लवक है वो आपका पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। आगे चलूं मैं, नेक्स्ट देखिएगा। इसके अंदर आपको बताना भी मिमोसा पुंडिका क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार है वो आ चुका है। ये अब की बार शायद ये चौथी बार आया या फिर तीसरी बार आया है। मिमोसा पुंडिका जिसे अपन क्या बोलते हैं? छुई मुई का पौधा स्पर्श उद्दीपन को संपर्क बिंदु से संचलन के लिए उत्तरदायी प्रेरक की कोशिकाओं तक किस प्रकार प्रसारित करता है, ये आपको बताना है। भी मिमोसा पुंडिका है वो नाम है छुई मुई का, ठीक है। और छुई मुई को इंग्लिश में बोलते हैं मिमोसा पुंडिका। अब जब अपन क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, स्पर्शानुकुंचन गति होती है, स्पर्श करते हैं तो, और जैसे ही स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने पर स्पर्श बिंदु से संचलन के लिए उत्तरदायी प्रेरक कोशिकाओं तक किस प्रकार प्रसारित करता है, ये आपका क्या है? छुई मुई का पौधा है। मैंने यहाँ पे टच किया, टच करते ही यहाँ से संदेश जाएगा और उनकी पत्तियां मुरझा जाएगी। ये ऐसा क्या कारण है? बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं भी पादप के अंदर अलग से कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता, अलग से कोई हार्मोन नहीं पाया जाता, इसके अंदर अलग से कोई भी कोशिकांग नहीं होता, उसके अंदर भी वो अपने पादप जो पत्तियां हैं उनको मुरझा दे एक प्रकार से, तो वो कोई प्रोसेस नहीं होती। ओनली फॉर क्या करता है ये संपर्क बिंदु से पानी के स्फीति दाब को ट्रिगर जो प्रेशर होता है स्फीति दाब होता है उसमें परिवर्तन करता है, जिसके कारण है वो उनकी पत्तियां हैं वो मुरझा जाती है भी। ये क्या करेगा भी? पूरा जो पादप है उसके अंदर पानी का तो प्रेशर बना ही रहता है। अब वो क्या करेगा? ओनली फॉर एक काम करेगा, पानी का जो एक प्रकार से दाब होता है स्फीति दाब होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं भी जलांश का स्फीति दाब, जलांश का मतलब जल ही होता है, जलांश का स्फीति दाब को कम कर देगा।
तो जिसके कारण है वो उनकी पत्तियां हैं वो मुरझा जाएगी भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, उसके बाद में जब एक छात्र एक बिंब को, बिंब का मतलब होता है वस्तु को, उत्तल लेंस से फोकस दूरी के दुगने से अधिक दूरी पर रखता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है, ये आपको बताना है। यहां पे देखो भी उत्तल लेंस है, तो ये लो भी, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये आपका क्या है, मुख्य एक्स है भी, ये आपका क्या है, मुख्य एक्स है। ये क्या है, तो ये आपका प्रकाशिक केंद्र है भी। यहाँ पे याद रखना, ये लेंस के अंदर प्रकाशिक केंद्र होता है भी। ये क्या होता है, ये आप यहाँ पे फोकस हो गया, और फोकस की दुगनी दूरी पे क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है भी। ये F1 है तो ये आपका 2F1 हो जाएगा भी, और जिसे अपन क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आपका F1, ये आपका 2F1। अब देखो भी, अब यहां से आपने ये बोला है भी, एक छात्र क्या करता है, एक बिंब को यानी एक वस्तु को उत्तल लेंस से, ये जो आपकी फोकस दूरी है उसके दुगने दूरी यानी वक्रता केंद्र उससे भी अधिक, तो इसका मतलब है भी वक्रता केंद्र से परे मिलेगा भी। जो वस्तु को रखेगा वो वक्रता केंद्र से परे, यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ भी, जो वस्तु रखी गई है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी वक्रता केंद्र और आपकी अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वो आपकी वस्तु को रखा गया है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है भी, जब पहली कंडीशन ये होती है भी, जब आप वस्तु को अनंत पर रखते हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस के ऊपर। पहली कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन, जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हो तो उसकी जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और कैसा बनेगा, तो पहली कंडीशन में तो आपका एकदम बिंदु साइज का बनेगा, दूसरी कंडीशन में आपका है वो छोटा बनेगा भी। तो यहाँ पे अगर अपन इसमें चर्चा करते हैं, तो जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, यहाँ पे रख दूं मैं, लिख दूं अनंत पे, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस के ऊपर बनेगा और एकदम बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा भी, वास्तविक। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है भी, उल्टा होता है। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है भी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और कैसा बनेगा, तो अब की बार छोटा बनेगा भी। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। दूसरी कंडीशन है वो जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यानी यहाँ पे 2F1 के ऊपर जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका 2F2 पे बनता है भी। वो आपका जो प्रतिबिंब है वो आपका यहाँ पे 2F2 पे बनता है, तो वो आपका वक्रता केंद्र पे ही बन जाएगा भी। और कैसा बनेगा, समान साइज का। जितना आपका बिंब है, जितनी आपकी वस्तु है उतना ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद में जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यानी 2F1 और F1 के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो आप ये बोल सकते हो वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा भी। और बड़ा बनेगा। और अब की बार कैसा बनेगा, आपका वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। उसके बाद में जब वस्तु को आप है वो फोकस के ऊपर रखते हो तो उसका प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा भी। उसका प्रतिबिंब अनंत पे और बहुत बड़ा। और कैसा बनेगा भी, वास्तविक और उल्टा। जब प्रतिबिंब है वो फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में, फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में आप जब वस्तु को रखते हो तो उसका प्रतिबिंब है वो लेंस के सामने बनता है भी। कहाँ पे बनता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेंस के सामने बनेगा, यानी लेंस के सामने इधर ही बन जाएगा जिस ओर वस्तु है, लेंस के सामने बनेगा। और बहुत बड़ा बनेगा भी, बहुत बड़ा बनेगा। और अब की बार कैसा बनेगा भी, लेंस के सामने हमेशा आभासी, और आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ये कंडीशन होती है इसकी 6 कंडीशन, ठीक है। अब देखो भी, इसने बोला है भी फोकस दूरी के दुगुनी से अधिक, यानी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, तो ये कंडीशन है। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा भी। देख लो भी, छोटा बनेगा, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, और बिंब से बड़ा नहीं बनेगा भी। वास्तविक उल्टा और बिंब से छोटा बनेगा भी। वास्तविक उल्टा और बिंब से छोटा, इसका मतलब है भी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है, ये आपको बताना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये नर लैंगिक जनन हार्मोन है अभी। नर का लैंगिक जनन हार्मोन होता है अभी, लैंगिक जनन हार्मोन है। तो एक प्रकार से कहाँ पे मिलेगा, तो नर के जो जनन अंग है, नर के जो जनन अंग है वहां पे मिलेगा। अब देखो भी, गर्भाशय है ये आप ये बोल सकते हो मादा जनन अंग अभी,
ये मादा जनन अंग है, जहां पे बच्चे का 9 महीने तक है वो पालन पोषण होता है, वो आपका गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है। चीजें समझ में आ गई। डिंब वाहिनी ये आपका एक प्रकार से ये भी क्या है, मादा जनन अंग भी, मादा जनन अंग है, और मादा जनन अंग है, और इसके अंदर है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं निषेचन होता है भी। यहाँ पे निषेचन होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, निषेचन होता है। उसके बाद मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी होता है, तो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं मूत्रवाहिनी एक जोड़ी होती है। पहली बात तो ये एक जोड़ी होती है, और ये नर और मादा दोनों में समान ही होते हैं, एक जोड़ी होती है भी, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करते हैं, तो ये किडनी से मूत्र को मूत्राशय में लेके आते हुए, मूत्राशय, किडनी से मूत्र को मूत्राशय में लाती है, ठीक है, ये काम करती है। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं वषण, जहां पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है भी। ये क्या है, तो ये आपका नर जनन अंग है भी, ये नर जनन अंग है, और वषण के अंदर है वो शुक्राणुओं, वषण के अंदर है वो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और यहीं पे है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो उत्पन्न होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन है वो यहीं पे होता है भी। ये क्या करता है, तो ये नर के लैंगिक जनन अंगों का क्या करता है, विकास करता है भी। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। मादा के अंदर है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो मादा के अंदर पाया जाता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी पीएच स्केल की रेंज क्या होती है भी। पीएच स्केल है वो क्या करता है, तो ये एक प्रकार से ये बोल सकते हैं अम्ल व क्षार की जानकारी पता करता है भी, पता लगाता है, ये बोल सकते हैं अपन, ठीक है। पीएच स्केल के अंदर पी है वो पुशांस, जिसका अर्थ होता है पी से बनेगा आपका पुशांस, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। पीएच शक्ति, यानी पीएच स्केल के अंदर पी है वो पुशांस से बना है, जिसका अर्थ होता है शक्ति एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में पीएच स्केल के अंदर है वो 0 से लेकर के 6.9 तक क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाएगा। ये आपका अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम के अंदर बताएगा। देन उसके बाद में 7 पे है वो आपका उदासीन हो जाएगा भी, न्यूट्रल उदासीन, और 7.1 से लेकर के और 14 तक है ये आपका माध्य है वो क्षारीय होता है, क्षारीय माध्य होता है, ठीक है। इसके अंदर है वो आपको पूछा गया है भी, एक ग्रुप डी 2018 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर पूछा गया था भी सबसे ज्यादा अम्लीय किस में होता है, सबसे ज्यादा किस पीएच मान पर अम्लीय होता है। तो आपको याद रखना है भी 0 से शुरू हो रहा है, ये स्केल है वो आपका 0 से शुरू हो रहा है, तो जिसका पीएच मान है वो क्या है, 0 है, तो वहां पे आपका जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा भी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 0 से 14 तक दर्शाता है, 0 से 14 तक डी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है जीवों में आनुवंशिक विविधता का महत्व क्या है भी। जीवों के अंदर है वो जो आनुवंशिक विविधता आती है, वेरिएशन आते हैं, वो उसका महत्व क्या है। तो देखो भी, आनुवंशिक जो विविधता आती है, जो वेरिएशन आते हैं, वो लैंगिक जनन के कारण आती है भी, यह याद रखना, लैंगिक जनन के कारण आती है, लैंगिक जनन के कारण आती है। पहली बात तो ये है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, यह प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को जन्म देता है। तो प्रभावी और अप्रभावी, यानी एक प्रकार से यहाँ पे मेंडल वाला नियम चल गया भी, जो प्रभावी है वो दिखाएगा, अप्रभावी वो अपना लक्षण नहीं दिखा पाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे आपके आनुवंशिक वेरिएशन के अंदर है वो नहीं है भी, ठीक है। उसके बाद में इसमें संतानों में एक रूपता आती है, तो एक रूपता है वो आपका अलैंगिक जनन में आती है भी, एक रूपता यानी क्लोन बोल सकते हैं जिसको, उसमें अलैंगिक जनन के अंदर आती है भी, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला भी आनुवंशिक विविधता, यानी जो एक प्रकार से संतति होगी वो अपने जनक से भिन्न होगी भी, संतति है ना वो अपने जनक से भिन्न होती है। क्यों होती है, तो ये कारण बनता है आपका डीएनए का। डीएनए की जब फोटोकॉपी बनती है, डीएनए की जो प्रतिकृति जब डीएनए की प्रतिकृति का जब निर्माण होता है, तो उसमें क्या है भी, यहाँ पे डीएनए की जब प्रतिकृति बनती है तो उसके अंदर कुछ एक जो प्रोटीन होते हैं उसके अंदर है वो क्या है, आनुवंशिक त्रुटियां आ जाती है, आनुवंशिक त्रुटियां आ जाती है, जिसके कारण है वो जो आपकी संतानें हैं वो अपने जनक से, अपने माता पिता से क्या है, अलग होती है भी,
ठीक है। और ये जो एक प्रकार से त्रुटियां आती है ये आनी चाहिए, ताकि जो जैसे क्लाइमेट जैसे अपना पर्यावरण चेंज हो रहा है उसके अनुकूल है वो हम अपने आप को ढाल सकें भी, और अपनी जो स्पीशीज है अपनी जो जाति है उसको बचा सकें भी। अब देखो भी यहाँ पे यह जीव के जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है भी, तो ये बात बिल्कुल सही है भी। अपने पर्यावरण के अंदर जैसे अपन बात करते हैं भी, पहले अपन अब तो फिल्मों में देखते हैं या फिर बातें सुनते हैं भी, पहले डायनासोर्स हुआ करते थे भी। अब वो डायनासोर्स अब जीवित क्यों नहीं है? तो उन्होंने अपनी एक प्रकार से जीवन के अंदर वो आनुवांशिक विविधताएं जो वेरिएशन लानी थी वो वेरिएशन नहीं ला पाई भी। इसी कारण वो अपने पर्यावरण में अपने आप की जो स्पीशीज है अपनी जाति है वो नहीं बना पाई, अपनी जाति को एक प्रकार से लंबे समय तक नहीं बचा पाई। ठीक है, तो अपनी जाति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या है, वेरिएशन की आवश्यकता है, और वेरिएशन आवश्यक होता है भी उसके लिए। अब देखो भी यह लैंगिक जनन को सक्षम बनाता है, तो लैंगिक जनन को सक्षम नहीं बनाता भी। लैंगिक जनन के कारण ये आती है, ये लैंगिक जनन को सक्षम नहीं बनाता, लैंगिक जनन के कारण ये आती है, वेरिएशन आता है भी। तो यहाँ पे आपका यह जीव के जीवित रहने की जो संभावना है ना वो बढ़ जाती है इसके अंदर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, संक्षारण सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है? संक्षारण है क्या कहलाता है? तो संक्षारण एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी जंग लगना, यानी संक्षारण है वो जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है भी, संक्षारण कहलाता है। ये चीज आप ध्यान में रखना भी। तो देखो भी यहाँ पे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना एक संक्षारण है, बिल्कुल सही है भी। लोहे की वस्तुओं पर जब जंग लग जाता है तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं, बिल्कुल सही है। बल्ब का चमकना है वो संक्षारण नहीं है भी। बल्ब का चमकना एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी प्रकाश ऊर्जा का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका विद्युत ऊर्जा का बल्ब चमक रहा है, तो विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में बदलना है भी, ये प्रोसेस होती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में गर्म करने पर धातु पिघलना ये संक्षारण नहीं है भी, एक प्रकार से अवस्था चेंज है भी। यहाँ पे ठोस को द्रव में चेंज किया जा रहा है भी, यहाँ पे ठोस को द्रव में बदला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अवस्था परिवर्तन का एग्जाम्पल है भी, ये आपका अवस्था परिवर्तन का है भी, ये चीज आप ध्यान में रखना। ध्यान उसके बाद में केंतली में जल को उबालना, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, गर्म, यहाँ पे भी क्या है, गर्म किया जा रहा है भी, गर्म किया जा रहा है। तो ये भी संक्षारण का एग्जाम्पल नहीं है। संक्षारण का एग्जाम्पल है लोहे की वस्तुओं पे जंग लग जाता है तो वो संक्षारण हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम नहीं है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है भी, ये आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये होता है भी ऊर्जा को एक प्रकार से न तो नष्ट किया जा सकता, न ही है वो उत्पन्न किया जा सकता। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है, याद रखना। ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता है भी ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता, और न ही उत्पन्न किया जा सकता। इसे क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है भी, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये चीज है वो आपका एक प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यानी ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता, न ही उत्पन्न किया जा सकता, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब देखो भी एक संवृत प्रणाली में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है भी, यानी ऊर्जा संरक्षण के अंदर है वो एक प्रकार से एक संवृत प्रणाली के अंदर है वो कुल ऊर्जा है वो स्थिर रह सकती है क्या? एक जगह स्थिर रह सकती है क्या? नहीं, कुल ऊर्जा एक जगह स्थिर नहीं, इसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक रूप से दूसरे रूप में है वो बदल सकते हैं भी, वो आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण कुल ऊर्जा को एक जगह से स्थिर रखा जा सकता है क्या? ये बोल रहा है भी ऊर्जा संरक्षण उसे कहते हैं जिसमें ऊर्जा को एक जगह स्थिर रखा जा सकता है, तो ये बात गलत है भी, उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं है ये। गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसने क्या बोला है भी, परिणाम नहीं है, नहीं, ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदला जा सकता है, बिल्कुल सही है, ये आपका गतिज ऊर्जा का परिमाण है। यहाँ पे एक संवृत प्रणाली में कुल ऊर्जा स्थिर है, ये बात वैसे सही है भी
यानी ऊर्जा संरक्षण का पालन कर रही है भी आप है वो ऊर्जा को एक प्रकार से एक रूप में रख सकते हैं भी। कुल जो आपके पास में ऊर्जा है उसको एक प्रकार से नियत रख सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते, उसको उत्पन्न नहीं कर सकते, आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में देखो भी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है क्या, तो ये भी बात सही है भी, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये गतिज ऊर्जा है और यहाँ पे आप ये जो आपका स्थितिज ऊर्जा है उसमें चेंज कर रही हो भी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में एक संवृत प्रणाली की कुल ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऊर्जा का सर्जन किया जा सकता है। सर्जन का मतलब होता है उत्पन्न करना। सर्जन का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना। यानी आप कोई भी प्रणाली है उस प्रणाली को आप बढ़ा रहे हो, उसकी ऊर्जा को आप बढ़ा रहे हो, तो इससे ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ऊर्जा का सर्जन यानी उत्पन्न किया जा सकता है क्या, तो ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये बात सही है भी। यहाँ पे ऊर्जा को आप किसी भी प्रणाली की कुल ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हो, उसके बाद में ऊर्जा को न तो आप नष्ट कर सकते और न ही यहाँ पे उत्पन्न कर सकते। इसके अंदर देखो, इसमें एक संवृत प्रणाली के अंदर एक जो संवृत प्रणाली है उसमें कुल ऊर्जा स्थिर है भी, यानी यहाँ पे न तो ऊर्जा को एक प्रकार से नष्ट किया जा रहा और न ही ऊर्जा को यहाँ पे उत्पन्न किया जा रहा और न ही एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा रहा। यहाँ पे एक प्रकार से क्या आपकी ऊर्जा है वो एक प्रकार से ये बोल रहा है भी जितनी ऊर्जा थी वो आपकी स्थिर है, एक जगह स्थिर है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करती है, लेकिन नहीं करती वो आपको बताना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी 1000 हर्ट्ज वाली ध्वनि की तुलना 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि के साथ में 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि से की जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है भी। देखना यहाँ पे हर्ट्ज यानी आवृत्ति की बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आवृत्ति की बात कर रहा है। और आवृत्ति है वो किसके समानुपाती होती है ये ध्यान में रखना। तो आवृत्ति है वो आपकी पिंच या फिर इसे क्या बोलते हैं, तारतों के समानुपाती होती है भी। जितनी ज्यादा आपकी आवृत्ति होगी उसका पिंच यानी तारतों है वो उतना ही ज्यादा होगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 100 हर्ट्ज वाली आवृत्ति है ध्वनि है, उसकी तुलना 500 हर्ट्ज वाली से की जाती है। तो इसके अंदर जो तारतों है वो कम होगा और इसके अंदर तारतों ज्यादा होगा, क्योंकि आवृत्ति के समानुपाती होता है पिंच या फिर तारतों एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं भी महिलाओं की जो ध्वनि होती है उसमें तारतों ज्यादा होता है भी, और मच्छर की जो एक प्रकार से भिन्न भिन्न आर्ट है उसके अंदर भी तारतों ज्यादा होता है भी। ठीक है, और जो आदमी होता है उसकी ध्वनि के अंदर तारतों कम होता है भी, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं अपन तिखापन बोल सकते हैं भी। ठीक है, तो यहाँ पे पिंच की तुलना नहीं की जा सकती, तो आवृत्ति से पिंच की तुलना की जा सकती है भी। आवृत्ति के समानुपाती होता है पिंच, ये बोलता है भी आवृत्ति से है वो यहाँ पे आवृत्ति से पिंच की तुलना नहीं की जा सकती, तो आवृत्ति है वो तारतों या फिर पिंच के समानुपाती होता है, तो ये बात गलत है। 100 हर्ट्ज वाली ध्वनि की पिंच उच्च होती है, तो 100 हर्ट्ज यानी 100 हर्ट्ज वाली ध्वनि की पिंच है वो उच्च होती है। तो यहाँ पे 100 हर्ट्ज है समानुपाती है, तो 100 हर्ट्ज की पिंच कम होगी और 500 हर्ट्ज की पिंच है वो ज्यादा होगी। ठीक है, ये बोलता है भी उच्च होती है। 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि की पिंच है वो उच्च होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि की जो पिंच यानी तारतों है वो उच्च होता है, दोनों की पिंच समान नहीं होती भी। 100 हर्ट्ज वाली जो पिंच है उसका जो पिंच कम होगा, पिंच यानी तारतों कम होगा, और जो 500 हर्ट्ज वाली जो ध्वनि है उसका जो पिंच है यानी तारतों है वो क्या होगा भी, आपका ज्यादा होगा भी। ये चीजें आप ध्यान में रखना। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये आपका साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है भी, साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है। इसके अंतर्गत आपको पता है भी रेलवे के अंदर चाहे आप ग्रुप डी उठा लो, एएलपी उठा लो या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 उठा लो, उन सभी में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे साइंस की एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, लाइन टू लाइन उठाए जा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी बढ़िया तरीके से साइंस की एनसीईआरटी को कवर करें। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो बनाया गया है। इसके अंतर्गत है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका यहाँ पे लाइन टू लाइन है वो आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीज़ें समझाई जा रही है। आपको पता है भी इस कोर्स के ऊपर है वो आपके लिए 2 से 3 क्लासें हैं वो डेमो के रूप में रखी गई है भी। अगर आप वो क्लासें देखोगे तो इस कोर्स के बारे में आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे भी। ठीक है, तो अगर कोई दोस्त जुड़ना चाहता है साइंस के एनसीईआरटी कोर्स से तो आज ही हमारे एप्लीकेशन टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और इसके ऊपर है वो आपको साइंस का एनसीईआरटी कोर्स मिल जाएगा भी। अगर आप ये चाहते हैं भी हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिल जाए, टेस्ट सीरीज में मिल जाए, ठीक है, और आपका जो नोट्स की पीडीएफ है वो भी मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ भी मिल जाए, तो उन सभी के लिए है वो हमारे पास में एक कॉम्बो कोर्स है जिसकी
यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जिसके बारे में। अब इसके अंदर है वो आपका एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है। इस एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत है वो आपको सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी। साइंस का जो एनसीईआरटी कोर्स है ना वो इसके अंदर इंक्लूड मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपके पास में सारी की सारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी। जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो एनटीपीसी की हो, एएलपी की हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हो, ग्रुप डी की हो, सारी की सारी आपके लिए अनलॉक होगी। जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक होगी। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी। और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी भी। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। देखो भी नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी यहां पे आपके पास में ये आता है क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन लोहे के संक्षारण को सबसे प्रभावी रूप से तीव्र करेगी भी। यानी लोहे पे जो जंग लगना है उसको, लोहे पर जंग लगना उसको तीव्र करेगी जंग लगने को। बताओ भी। घुले हुए लवणों वाली आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ, अगर लोहे को अपन क्या कर देते हैं भी, जिस के अंदर वायु है और उसमें घुले हुए लवण है, यानी घुले हुए लवणों वाली आर्द्र वायु, आर्द्र का मतलब होता है नमी, नमी वाली वायु के अंदर अगर अपन लोहे को छोड़ देंगे, उसके संपर्क में छोड़ देंगे, तो वहां पे आपका जो जंग है वो तीव्र गति से लगेगा भाई। जंग क्या लगेगा, जंग या फिर इसे बोल सकते हैं संक्षारण, वो क्या होगा, तीव्र गति से होगा भाई, वो आपका तीव्र गति से होगा। नेक्स्ट है, जस्ते की एक पतली परत से लेपित कर दे, जिसे गलवेनीकरण या फिर यसद लेपन बोलते हैं, यसद लेपन बोलते हैं। तो ये आपका क्या है भी, एक प्रकार से संक्षारण से बचाने का उपाय है अभी। यहाँ पे है वो यहाँ पे जंग नहीं लगेगा अभी, यहाँ पे क्या है, जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, यानी ये आपका एक प्रकार से संक्षारण का उपाय है, ये बोल सकते हैं, ये संक्षारण का उपाय है भी, उपाय है, यानी एक प्रकार से इससे छुटकारा पा सकते हैं जंग लगने से। शुष्क वायु में बिना किसी अशुद्धता के लोहे का पृष्ठ, यानी शुष्क वायु है जिसके अंदर नमी नहीं है, अगर जिस वायु के अंदर नमी नहीं है उस शुष्क वायु के अंदर अगर अपन लोहे को छोड़ देंगे तो लोहे के ऊपर जंग नहीं लगेगा भी। लोहे पे जंग कब लगता है, जब शुष्क वायु जो आपकी अर्ध वायु के अंदर एक प्रकार से आर्द्रता वाली नमी वाली वायु के अंदर अगर संपर्क में आता है ना लोहा, तब जंग लगता है भी। शुष्क वायु के अंदर आप लोहे को छोड़ दो, या फिर एक प्रकार से शुद्ध पानी के अंदर, अशुद्ध पानी होता है, जो शुद्ध पानी होता है उसमें लोहे को छोड़ दो भी, वायु के संपर्क में नहीं आना चाहिए, तो आपका लोहा है वो जंग नहीं लगेगा भी। तो ये भी आपका क्या है, एक प्रकार से जंग नहीं लगेगा। इस कंडीशन में भी आप है वो लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, ये बचाओ है भी। शुद्ध जल में डूबा हुआ लोहा, शुद्ध जल में डूबा हुआ लोहा और घुली हुई ऑक्सीजन से मुक्त है, यानी जो ऑक्सीजन है ना, जो उसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है उससे वो मुक्त है भी। तो ये भी आप क्या है, एक प्रकार से ये भी उपाय है। ये तीनों के तीनों है वो क्या है, संरक्षण, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं संक्षारण के उपाय है भी, ये बोल सकते हैं। ये क्या है, संक्षारण, संक्षारण के उपाय हैं, उपाय हैं, उपचार है भी। इनसे है वो लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है इन तीन कंडीशनों से। ऊपर वाला है वो लोहे को जल्दी से जंग लगाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, घरेलू सर्किट में भूसंक्रपित तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखो भी, घरेलू परिपथ के अंदर है वो एक प्रकार से 3 पिन आपने देखा होगा भी। एक तो आपके पास ऐसा पिन होता है ये, ठीक है, और एक पिन है वो ऐसा, ये होता है 2 पिन हो गया। एक आपके पास में ऐसा पिन होता है, ये बड़े वाला पिन होता है। अब ये तो एक तो आपका विद्युत में हो गया अभी, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, विद्युत में हो गया। और ये आपका क्या हो गया, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी न्यूट्रल बोल सकते हैं, या फिर अर्थिंग का तार बोल सकते हैं भी इसको। यानी एक प्रकार से ये लाल हो गया, ये काला होता है, और ये आपका उदासीन बोल सकते हैं, उदासीन, ठीक है। और ये जो आपका होता है ना, ये आपका एक प्रकार से क्या होता है, ये आपका भू संपर्क तार होता है भी, ये भू संपर्क तार होता है, जिसका एक प्रकार से कनेक्शन है वो अपनी पृथ्वी से होता है भी। अब ये जो यहाँ पे तो आपका एक क्या है, विद्युत में है, और एक आपका उदासीन तार है, एक अर्थ का एक करंट का है। अब ये जो तार है वो आपका जो अपने अप्लायंस होते हैं, उपकरण होते हैं, ये बोल दो उपकरण। अब जैसे ही अपने क्या है भी प्लग को लगाया, प्लग को लगाने के बाद में उपकरण के अंदर से अगर करंट कोई आ रहा है,
उपकरण है वो ये, जैसे ये मान लो भी कोई अप्लायंस करंट लगाता है ना, भी जब अपने उसको टच करते हैं तो वो करंट लगाता है, तो उस कंडीशन के अंदर है वो, अगर कोई उपकरण वापस करंट दे रहा है, वापस करंट लगा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर है वो इस जो बड़ी वाली पिन के अंदर है जो आपका भूसंपर्क तार है, ये इसका कनेक्शन कहां पे होता है, इसका कनेक्शन अपनी पृथ्वी से होता है, भी उसको पृथ्वी से जोड़ा जाता है ताकि जो भी अप्लायंस उपकरण जो करंट वापस देते हैं वो करंट है वो अपने पृथ्वी के अंदर चला जाए, और जब अपन उसको हाथ लगाते हैं तो हमारे करंट न लगे, हमारे झटका न लगे भी। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए है वो, उसका उद्देश्य यही होता है भी जो इंसान होता है उसका एक प्रकार से करंट न लगे भी। ठीक है, तो यहां पे देखो भी विद्युत आघातों से बचाने के लिए, विद्युत के जो झटके लगते हैं, आघात लगते हैं किसी अप्लायंस या उपकरण से, तो वो हमारे न लगे, उसी लिए है वो आपका ये भूसंपर्क तार होता है, ये पृथ्वी से जोड़ा जाता है भी। ठीक है, तो यहां पे आपका ए जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध को कम करने के लिए है वो आपका भूसंपर्क तार नहीं होता भी, उसके बाद में धारा की आपूर्ति करने के लिए भी नहीं होता भी, और वोल्टता बढ़ाने के लिए भी है वो नहीं होता भी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक 96 kg का अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर खड़ा है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा ये आपको बताना है। पृथ्वी पर जो जी का मान है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अभी यहाँ पे देखना, आपको पता है भी यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको द्रव्यमान दे रखा है 96 kg है, भार ज्ञात कर लो, पृथ्वी के ऊपर भार कितना है वो ज्ञात कर लो। आपको पता है भी W बराबर क्या होता है mg, ये भार का फॉर्मूला होता है। वेट W बराबर m कितना आपके पास 96 है, और यहाँ पे g का मान कितना है 10 है, तो इंटू आप 10 कर दोगे, तो आपके पास में भार पृथ्वी के ऊपर भार कितना है, तो पृथ्वी के ऊपर भार है वो 960, यानी 960 न्यूटन, 960 न्यूटन है वो पृथ्वी के ऊपर भार है। अभी ये क्या है अपने पृथ्वी पर भार है। अब आपको पता है भी पृथ्वी का, जब अपन कोई वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा के ऊपर लेके जाते हैं तो वहां पे जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो यहाँ पे 960 न्यूटन वाला जो एक प्रकार से भार वाला कोई व्यक्ति है उसे चंद्रमा पे लेके जाएंगे, तो आप 6 का भाग लगा दो भी, तो 6 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास में कितना बनेगा भैया, तो ये बन जाएगा 6 कम 6 और 6 6 36, यानी 160 न्यूटन का बन जाएगा। भी 160 न्यूटन का चंद्रमा पे जाते ही 160 न्यूटन का बन जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी चीजें समझ में आ गई। ये आपको जो दे रखा है द्रव्यमान दे रखा है भी, ये द्रव्यमान नो चेंज होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। आप कहीं पे भी लेके चले जाओ विश्व के अंदर, पृथ्वी के अंदर या फिर अपने उपग्रह के अंदर, कहीं पे भी लेके चले जाओ, द्रव्यमान है वो नो चेंज है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कार्बन परमाणु का कौन सा गुण है जो एक कार्बन परमाणु को अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम बनाता है। भी एक कार्बन परमाणु को अन्य कार्बन, अब देखो भी बहुलकन किसे कहते हैं, बहुलकन यानी पॉलीमर बोल सकते हैं। ये आपका एक प्रकार से कार्बन का गुण नहीं है भी, यानी छोटे छोटे कण मिलकर के एक बड़ी इकाई का निर्माण करना, वो आपका बहुलक कहलाता है। भी पॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करना क्या कहलाता है, आपका बहुलक कहलाता है। भी एक प्रकार से पॉलीमर कहलाता है। उसके बाद में समावेवन किसे कहते हैं, तो समावेवन अपन ये बोल सकते हैं जिसका अणुसूत्र, जिसका एक प्रकार से जिसका अणुसूत्र तो क्या हो, अणुसूत्र समान हो, वह संरचना सूत्र है वो आपका क्या हो, अलग हो। संरचना सूत्र है वो आपका अलग हो, वो आपका क्या कहलाता है, समावेवन कहलाता है। भी जैसे अपन बात करते हैं भी मैथ, एथ और प्रोप, ये तीन, यानी मैथेन, एथेन और प्रोपेन, इनकी संरचना एक ही रहेगी। भी मैथेन की भी संरचना आप एक तरीके से बना सकते हो, और आपका एथेन है इसकी संरचना भी एक तरीके से बना सकते हो, और प्रोपेन है इसकी संरचना भी आप एक तरीके से, पहले तीन है ना उनकी संरचना एक ही बनेगी। भी एक ही प्रकार से आप बना सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करता हूं यहाँ पे ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन, और आपका उसके बाद में प्रोपेन, और उसके बाद में आपका हेक्सेन, और उसके बाद में हेप्टेन। ठीक है, आपको 10th तक है वो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन के बारे में ये अपन पढ़ते हैं, और ये दो ही दे रखे हैं। अब देखो भी यहाँ पे ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, C4H10 रहता है। और प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो C5H12 होता है। और यहाँ पे C6H14
और ये आपके पास में C7H16 होता है। अब देखो भी इनका संरचना सूत्र तो समान ही रहेगा भी, संरचना सूत्र तो इसका ये आपका अणु सूत्र है वो तो समान ही रहेगा, लेकिन इसके स्ट्रक्चर है ना, इसकी संरचना आप दो तरीके से बना सकते हो, ये ध्यान में रखना भी। इसकी संरचना है वो आप दो तरीकों से बना सकते हो, फॉर्मूला यही रहेगा। उसके बाद में प्रोपेन की जो संरचना है ना वो आप 3 तरीकों से बना सकते हो भी, और हेक्सेन की जो संरचना है वो आप 5 तरीकों से बना सकते हो, और हेप्टेन की जो संरचना है वो आप 9 तरीकों से बना सकते हो भी, लेकिन फॉर्मूला आपका यही रहेगा भी। तो जिसकी जो अणु सूत्र होता है वो तो समान होता है, और संरचना सूत्र है वो आपका क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। तो वहां पे आपको क्या कहलाता है, समावयवन कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा ब्यूटेन के कितने संरचना सूत्र होते हैं या फिर समावयवन कितने होते हैं, तो वो आपका 2 होता है। प्रोपेन के 3 तरीके से आप संरचना सूत्र बना सकते हो, हेक्सेन के 5, तो याद रखो 23 गुण 60। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं संयोजकता। संयोजकता है वो आपके एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भारी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो संयोजकता को डिफाइन करती है। जैसे अपन बात करते हैं तो कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो 6 है भी, ठीक है। अब इसमें पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और जो आपकी दूसरी कक्षा है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको। ये क्या करेगा भी, ये या तो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे। तो ये न ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। अब ये कोई सा भी काम नहीं करेगा भी, न तो ग्रहण करेगा और न ही डोनेट करेगा, क्योंकि दोनों के अंदर समान ऊर्जा की हानि होगी भी। त्यागेगा तो भी आपको उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जितना आप ग्रहण करोगे। अब इस कंडीशन के अंदर है वो ये क्या करता है, तो ये भैया ज्यादा शाना है, ये आपका साझेदारी कर लेता है भी। साझेदारी, ये क्या है, साझेदारी करेगा। तो साझेदारी करेगा तो इसकी जो संयोजकता है एक प्रकार से 4 हाथ हो जाते हैं भी, 4 हाथ हो जाते हैं। तो ये क्या है, कार्बन परमाणु को अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंध बनाने में सक्षम नहीं बनाता भी। ये इनके तो 4 ही आता है। अब देखो श्रृंखलन का जो गुण होता है ना, श्रृंखलन का जो गुण है एक प्रकार से चैन बनाना, यानी इस प्रकार से कार्बन कार्बन के साथ में अपने ही परमाणु के साथ में है वो एक प्रकार से लंबी चैन के रूप में बनाना, वो श्रृंखलन का गुण कहलाता है। और वही है वो आपके साथ में एक प्रकार से एक अन्य कार्बन परमाणु के साथ में आबंध बनाने में सक्षम बनाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके अंदर दोनों ही है, दोनों ही अपन बोल सकते हैं भी, एक तो उसकी संयोजकता है और एक श्रृंखलन का गुण है। क्योंकि कार्बन के अंदर है ना वो एक प्रकार से कार्बन की जो संयोजकता होती है वो चतुसंयोजकता होती है, चतुसंयोजकता होता है कार्बन, ठीक है। उसकी 4 संयोजकताएं होती है। अब मैनली अगर अपन बात करते हैं विज्ञान के हिसाब से, तो वहां पे आपका श्रृंखलन का जो गुण है ना जो बेटर रहेगा, किससे, संयोजकता से, ठीक है। अगर दोनों पूछे जाते हैं भी, दोनों साथ में आ जाए संयोजकता और श्रृंखला, तो आप दोनों को आंसर यहाँ पे प्रायिकता दोगे भी। और अगर इस प्रकार से पूछा जाता है उसमें संयोजकता भी और श्रृंखलन का गुण भी है, तो वहां पे आप श्रृंखलन का दोगे भी। अब देखो भी श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कार्बन में पाया जाता है, और नंबर 2 पे है वो आपका सिलिकॉन आता है भी। नंबर 2 पे सिलिकॉन आता है। ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है भी, सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन है वो अपने कितने परमाणु के साथ में है वो संयोजकता का गुण, ये श्रृंखलन का गुण दर्शा सकता है। तो सिलिकॉन 7 से 8, सिलिकॉन है वो 7 से 8 परमाणु, 7 से 8 परमाणु के साथ में है वो एक प्रकार से श्रृंखला का गुण दर्शा सकता है भी, चेन बना सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है। द्रव्यमान संख्या में योगदान कौन सा देता है ये आपको बताना है भी। आपको पता है भी द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या को अपन ए से शो करते हैं, ए से शो करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या प्लस में आपके पास में हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या है वो क्या कहलाती है, आपकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है भी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का योग, ये आपका द्रव्यमान संख्या नहीं होता भी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एक प्रकार से जितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बराबर है प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन बराबर है प्रोटॉन के, तो वहां पे आपका जो परमाणु है वो उदासीन हो सकता है भी। ये कंडीशन हो सकती है, इसमें उदासीन हो सकता है। केवल प्रोटॉन है, केवल प्रोटॉन है, ये किसको दर्शाता है, तो ये आपकी परमाणु संख्या को, ये परमाणु संख्या को दर्शाता है, जिसे अपन क्या है जेड से शो करते हैं। परमाणु संख्या के बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। उसके बाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है वो क्या कहलाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है वो आपका क्या कहलाता है, तो ये द्रव्यमान संख्या कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या
कहलाती है। ये चीज आप ध्यान में करना भी। केवल इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मकता को दर्शाता है भी, कितने इसमें ऋणात्मक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर ये भी बोला जाता है भी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, तो इसे है वो न्यूक्लियन न्यूक्लियन कण कहा जाता है भी इसे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक केंद्र होता है। नाभिक केंद्र कौन कौन से होते हैं, यानी नाभिकीय कण, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, नाभिकीय कण भी कहा जाता है। तो यहां पे आप याद क्या रखोगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कण भी कहते हैं। न्यूक्लियन का मतलब होता है एक प्रकार से नाभिकीय कण। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और अगर मैं बोलूं परमाणुवीय कण, परमाणुवीय कण है वो किसे कहते हैं, तो परमाणु के अंदर कौन कौन से कण होते हैं, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन भी होता है उसमें आपका प्रोटॉन भी होता है, और उसके अंदर है वो आपका न्यूट्रॉन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को परमाणुवीय कण कहते हैं, और इन दोनों को न्यूक्लियन या फिर अपन नाभिकीय कण कहते हैं भी। आगे देखो भी, इसमें आपको बताना भी परमाणु द्रव्यमान का सही परिभाषा क्या है। परमाणु द्रव्यमान की सही परिभाषा क्या है, यानी परमाणु द्रव्यमान है वो किस से डिफाइन करते हैं, किसके सापेक्ष डिफाइन करते हैं। ये 9th क्लास के साइंस की एनसीईआरटी है उसके अंदर दे रखा है, और मैंने आपको यही चीज बताई थी। उसमें भी ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर इस पैरे के अंदर है वो आपको यही ध्यान में रखना है भी, जो भी आप परमाणु द्रव्यमान आप मापन करते हो वो आप कार्बन 12 के सापेक्ष करते हो भी। कार्बन 12 के 12वें भाग के सापेक्ष है वो आप सभी परमाणुओं का द्रव्यमान का मापन करते हो। ये चीज मैंने आपको बताई थी। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता यहां से। तो ये देख लो, ये आ गया। परमाणु द्रव्यमान का सही परिभाषा क्या है, तो यह कार्बन 12 परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान होता है। ये बात बिल्कुल सही है भी। कार्बन 12 है ना, उसके सापेक्ष है वो, यहाँ पे प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान है वो आप मापते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। यह किसी परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में होता है तो नहीं भी, यानी कार्बन 12 है, ये क्या है, कार्बन का समस्थानिक है भी। ये क्या है, कार्बन का अपन बोल सकते हैं समस्थानिक है। ये कार्बन 12 कार्बन का समस्थानिक है, और इसके जो 12वें भाग के सापेक्ष है वो हम द्रव्यमान मापते हैं भी। द्रव्यमान है वो मापते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखना भी। यह एक परमाणु का द्रव्यमान किलोग्राम में होता नहीं भी, ये सिस्टम नहीं है। तो ये क्या है, यह कार्बन 12 परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है। बहुत बार मैंने करवा चुका हूं भी। संतृप्त याद रखो, सह से संतृप्त, सह से सिंगल, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, पहली बात। उसके बाद में सह से संतृप्त, सह से सिंगल, और सह से आपके पास में शुद्ध। तो ये क्या होगा भी, आपका शुद्ध होगा भी, शुद्ध होता है। और शुद्ध होगा वो क्या है, नीली ज्वाला के साथ में जलेगा भी। नीली ज्वाला के साथ में जलेगा। और संतृप्त के अंदर है वो आपके पास में कौन सी आती है, तो ये आपका एल्केन श्रेणी आती है भी। एल्केन श्रेणी आती है, जिसके अंदर है वो अनुलग्न क्या होता है, तो अनुलग्न होता है वो एन होता है भी। अनुलग्न क्या होता है, आपका एन होता है एल्केन में। और असंतृप्त में याद रखो, असंतृप्त, जो संतृप्त है उसके अंदर क्या होता है, तो वहां पे कार्बन यानी ऐसे अशुद्ध और ऐसे असंतृप्त, इसमें क्या होता है भी, इसके अंदर है वो आपका कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। डबल बॉन्ड किस में आएगा, तो डबल बॉन्ड एल्किन में आएगा भी। डबल बॉन्ड आपका एल्किन में आएगा। ट्रिपल बॉन्ड है वो एल्काइन में आएगा भी। यहां पे एल्किन में अनुलग्न क्या होता है, तो ईन होता है भी। ईन लगा हुआ मिलेगा आपको। एल्काइन में आयन होता है भी। एल्काइन में क्या होता है, आयन होता है। इसका फॉर्मूला भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। एल्किन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n, और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। एन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन होता है। अब संतृप्त के अंदर अगर मैं एल्केन की बात करता हूं तो इसमें आता है CnH2n, और प्लस में आपके पास में 2 हो जाएगा भी। चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो भाई, प्रोपीन में इन लग गया। इन किस में आता है, तो इन तो आपका एल्किन में आता है, तो ये आपका क्या है, असंतृप्त है। ब्यूटीन, इसमें भी क्या लग गया, इन लग गया। बेंजीन में भी आपका इन लग गया भी। बेंजीन में भी इन लग गया। और बेंजीन की जो फॉर्मूला होता है C6H6, यानी ये आपका एक क्या है, चक्रीय श्रृंखला बनेगी भी। और ये एकांतर क्रम के अंदर वो इसमें
द्विबंध या फिर अपने ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। और ब्यूटेन इसमें क्या है, एन है, और ये एन किस में आता है, एल्केन श्रेणी में आता है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। अभी यहाँ पे ब्यूटेन में C4H8 और यहाँ पे प्रोपिन में C3H6। देन उसके बाद में बेंजीन का फॉर्मूला हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आगे देखो भी, जो असंतृप्त होते हैं वो आपके पीली ज्वाला के साथ में जलते हैं। ये आपकी पीली ज्वाला के साथ में जलते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखना। और पीली ज्वाला के साथ में एक प्रकार से धुएं के साथ में है वो ये यहाँ पे जलने का कार्य करते हैं। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 5 kg द्रव्यमान का एक पिंड है। 5 kg द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, तो इस पर कार्यरत बल कितना है। आसान सा क्वेश्चन है। बल का फॉर्मूला लगा दो। F बराबर क्या होता है, ma होता है। भी m द्रव्यमान होता है, a आपका त्वरण होता है। भी यहाँ पे त्वरण कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और द्रव्यमान यहाँ पे 5 kg दे रखा है। तो इसके अंदर देखो भी F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा द्रव्यमान 5 है और यहाँ पे आपके पास 2 है, तो ये बन गया आपके पास कितना, 10 न्यूटन। कितना लगेगा भी, फोर्स 10 न्यूटन। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट है इसके अंदर आपको बताना है भी, एक गांव जो नियमित रूप से सूखे से जूझता है, सूखे से जूझता है यानी वहां पे पानी की कमी है भी, और शुष्क मौसम के लिए कृषि क्षेत्र की सिंचाई हेतु जल का भंडारण करना चाहता है, तो कौन सा तरीका सबसे अधिक सहायक होगा। देखो भी, पीड़कनाशी का छिड़काव करना। आप क्या है, स्प्रे कर रहे हो, एक प्रकार से पीड़कनाशी होता है उसको एक प्रकार से नष्ट कर रहे हो। तो मेरे को ये बताओ भी, वो आपका जल संरक्षण का एक प्रकार से उपाय है क्या। भी जल को इकट्ठा करने का उपाय यही है क्या भी आप पीड़कनाशी को मारे, नहीं भी, ये नहीं है, तो इसको कैंसिल करो। स्प्रिंकलर सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई अब एक प्रकार से ये बोल सकते हैं फुहारे से सिंचाई करना, फुहारों से सिंचाई करना, तो वो जल संरक्षण की विधि नहीं है। जल संरक्षण, जल को इकट्ठा करने की विधि है वो ये नहीं है, ये एक प्रकार से सिंचाई की विधि है। यानी एक प्रकार से ये बोल सकते हैं अपने यहाँ पे कृषि के लिए सिंचाई करना, जो फसल है उसके लिए सिंचाई करना, पानी देने की विधि है ये नहीं होगा। वर्षा जल का संचय, वर्षा के जल का संचय करना और जल संभरण प्रबंध करना, ये आपका क्या है, एक प्रकार से जल संचय यानी जल को इकट्ठा करने की विधि है। उसके बाद में अल्पकालीन फसलें उगाना, यानी कुछ समय के लिए, अल्पकालीन का मतलब होता है भी कम समय के लिए फसलें उगाना, तो वो भी आपकी जल संचय की विधि नहीं है भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 9th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी 12 नंबर चैप्टर से उठाया गया है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। देखो भी, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, नहीं उत्तल दर्पण आपका आता है, उत्तल दर्पण। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो उत्तल दर्पण, और आप एक बात करते हो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के अंदर टोटल 6 कंडीशन होती है भी। उत्तल दर्पण के अंदर टोटल 2 कंडीशन होती है। ठीक है, अवतल दर्पण होता है, उसमें 5 तो क्या होती है आपकी वास्तविक होती है भी, 5 तो वास्तविक कंडीशन होती है, और एक आपकी क्या होती है, आभासी होती है। ये चीज आप ध्यान में रख लेना भी। उसके बाद में उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण, इसके अंदर 2 कंडीशन होती है, और दोनों ही कंडीशन कैसी होती है आपकी, आभासी। दोनों ही कंडीशन आपकी क्या है, आभासी है, और आभासी, और दोनों ही कंडीशन में क्या है, छोटा प्रतिबिंब बनेगा भी। दोनों ही कंडीशन में आपका छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा दोनों ही कंडीशन में, और आभासी बनेगा। और आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है भी। देख लो भी, अब यहाँ पे वास्तविक तो बनेगा ही नहीं, वास्तविक तो आपका बनेगा ही नहीं, वास्तविक तो आपका बनेगा ही नहीं। अब आभासी उल्टा कभी होता ही नहीं है, आभासी कभी उल्टा होता ही नहीं है, क्योंकि आभासी हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो इसका मतलब बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब इसके अंदर क्या होता है, कंडीशन होती है जब आप वस्तु को अनंत पर रखते हो, पहली कंडीशन है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस के ऊपर बनता है भी, उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, और जब वस्तु को आप अनंत, और जब वस्तु को अनंत व प्रकाशिक ध्रुव, अनंत व ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है भी, फोकस व ध्रुव के बीच में बनता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब इन दोनों के कंडीशन, इन दोनों के अंदर आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा। आभासी हमेशा सीधा होता है, तो आभासी और हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा दोनों ही कंडीशन में। आगे चलूं मैं, ये लो भी, पादपों में प्रजनन की एक विधि के रूप में खंडन का क्या लाभ है। खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, खंडन है वो किस में होता है, तो ये याद रखना, खंडन की विधि है वो 10th क्लास की साइंस के एनसीईआरटी में स्पाइरो गायरा का नाम मिलता है आपको,
स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा के अंदर। और खंडन के द्वारा जनन है वो किस में होता है, तो कुछ अपन ये बोल सकते हैं कुछ एक बहुकोशिकीय जीवों में, कुछ एक बहुकोशिकीय जीव में आपको क्या है खंडन से है वो जनन की विधि आपको देखने को मिलेगी भी। सभी बहुकोशिकीय जीवों में नहीं होता। स्पाइरोगायरा एक क्या है आपका बहुकोशिकीय जीव है, तो कुछ एक बहुकोशिकीय जीवों में खंडन के द्वारा खंडन से है वो जनन की विधि आपको देखने को मिलती है। तीव्र गुणन लाता है, यानी खंडन है वो तीव्र गुणन लाता है क्या, ये बात तो सही है। खंडन जब होता है एक प्रकार से ये मान लो भी आपका एक जीव है, उसको टुकड़ों में तोड़ देंगे तो ये प्रत्येक नया टुकड़ा है ना, प्रत्येक जो टुकड़ा है वो अपना एक क्या है नया जीव बना लेगा भी, नया जीव बन जाएगा भी। प्रत्येक टुकड़ा है वो नया जीव का निर्माण करेगा। और ये है वो आपका एक प्रकार से क्या है तीव्रता के साथ में है वो एक नया जीव बना लेगा भी। ठीक है, उसके बाद प्रक्षेपण के लिए बीजाणु बनाता है क्या, तो बीजाणु है वो राइजोपस में बनता है भी। बीजाणु का निर्माण राइजोपस के अंदर होता है। ये आपका क्या है, ये आपका अलैंगिक जनन है, ये आपका अलैंगिक जनन है भी, अलैंगिक जनन होता है और ये राइजोपस के अंदर होता है। राइजोपस एक प्रकार से कवक हो गया भी, फफूंद बोलते हैं जिसको। जैसे ब्रेड है, रोटी है, उसको अगर अपन एक प्रकार से नमी युक्त वातावरण के अंदर रख देंगे तो उसमें तंतु से निकल आते हैं भी, वो क्या कहलाते हैं, तो वो आपके राइजोपस है। और राइजोपस के अंदर है वो एक प्रकार से बीजाणु का निर्माण होता है भी। उसके बाद में आनुवांशिक विविधता का बढ़ना, ये आपका किस में होता है, ये आपका लैंगिक जनन में होता है भी। आनुवांशिक जो वेरिएशन आते हैं वो आपका लैंगिक जनन के अंदर आते हैं, अलैंगिक जनन के अंदर है वो वेरिएशन नहीं आता भी। मुकुल निर्माण को बढ़ावा देना, तो मुकुल है वो आपका हाइड्रा में होता है भी। मुकुल है वो आपका क्या होता है, हाइड्रा में होता है। हाइड्रा के अंदर है वो एक प्रकार से मुकुल से जनन होता है भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, तीव्र गुणन लाता है भी। तीव्र है वो गुणन लाता है, यानी प्रत्येक जो एक प्रकार से यहाँ पे प्रत्येक जो कटा हुआ टुकड़ा है वो एक प्रकार से नया जीव बना लेगा तीव्र गति से। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, फ्लोएम का कौन सा घटक मूलतः भोजन के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। देखो भी फ्लोएम है वो 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना है, ये आप याद रखना भी। फ्लोएम ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना है भी, अवयव से मिलकर बना है, ये चीज आप ध्यान में रखना भी। अवयव से मिलकर बिना नहीं बना है, ये लिखो भी। तो यहां पे आपके पास में क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका फ्लोएम है वो 5 प्रकार के अवयवों से बना है। अब देखो भी पहला अवयव कौन सा है, पहला अवयव है आपका यहां पे चालनी नलिकाएं। दूसरा जो अवयव है वो चालनी कोशिकाएं। और तीसरा जो होता है आपका सहचर या इसे अपन साथी कोशिका भी बोल सकते हैं, साथी कोशिका। ठीक है, और उसके बाद में आपका चौथा होता है वो होता है फ्लोएम रेसे। और पांचवा होता है आपका फ्लोएम पेरेनकाइमा। फ्लोएम जो आपका रेसे है, जो आपका एक प्रकार से फ्लोएम है, उसके अंदर ओनली फॉर आपका फ्लोएम रेस से क्या होता है, ये मर्त होता है भी, बाकी सारे जीवित होते भी इसमें। अब देखो भी यहाँ पे चालनी नलिकाएं, चालनी कोशिकाएं साथी या फिर सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम रेस से और फ्लोएम पेरेनकाइमा। अब इनके अंदर है वो भोजन का स्थानांतरण कौन करेगा, तो चालनी नलिकाएं है ना, चालनी जो नलिकाएं हैं ये एक प्रकार से क्या करेगी, ये आपकी भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से कार्य करेगी भी, जिसे अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर है वो सिव अवयव बोला जाता है। अवयव यानी सिव अवयव बोला जाता है चालनी नलिकाओं को। ये चीज आप ध्यान में रखना। यहाँ पे थोड़ा सा पेपर बनाने वाला था वो थोड़ा सा अंग्रेज टाइप का था भी, तो उसने ये अंग्रेजी के अंदर ही नाम लिख दिया भी। ठीक है, तो चालनी नलिकाओं को ही ये बोला जाता है। चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम रेसे और ये फ्लोएम पेरेनकाइमा ही ये भोजन का क्या करेगा भी, भोजन का संग्रह करता है, इकट्ठा करता है भी इसको। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये आंतरिक सहायता प्रदान करता है भी, ये आंतरिक सहायता है वो प्रदान करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये चालनी नलिकाएं हैं वो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है भी।
आगे देखो भी नेक्स्ट है एवर्नी यानी ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित में से किस रंग का होता है। मैंने आपको बताया था लवक, एक दिन आपको बताया था लवक है वो आपका क्या है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका वर्णिल लवक। पहला क्या होता है, वर्णिल लवक होता है। वर्णिल लवक जो क्या करता है, रंग प्रदान करता है, जो क्या है रंग प्रदान करता है। जैसे अपने अगर अपन बात करते हैं तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन वर्ण के कारण होता है। लाइकोपिन वर्ण के कारण है वो टमाटर का लाल रंग होता है। केरोटिन के कारण है वो गाजर का एक प्रकार से लाल रंग होता है। गाजर का लाल रंग केरोटिन के कारण होता है। जेंथोफिल, जेंथोफिल भी एक क्या है आपका वर्णिल लवक होता है। ठीक है, अब देखो भी यहाँ पे उसके बाद में आता है अवर्णिल लवक। अवर्णिल लवक जिसे अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। अवर्णिल लवक है ये क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। ये भोजन का संग्रह करता है और ये कैसा होता है, तो ये आपका एक प्रकार से रंगहीन होता है। ये आपका क्या होता है, रंगहीन होता है, यानी कोई रंग नहीं होता, या फिर अपन ये बोल सकते हैं ये सफेद रंग का होता है। यानी ये या तो ये रंगहीन होता है, ये रंगहीन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर ये बोल सकते हैं ये सफेद रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद में अपना आता है हरित लवक। हरित लवक जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक बोलते हैं। ये क्या करता है, तो ये आपका भोजन का निर्माण करता है। ये आपका भोजन का निर्माण करता है, ये चीज भी आप ध्यान में रखना भी। तो यहाँ पे आपके पास में अवर्णिल लवक का पूछा था, ल्यूकोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट होता है और ये क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, बी जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रंगहीन या फिर सफेद। चीजें समझ में आ गई, तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये लो भी चीजें समझ में आई है क्या, पहले तो ये बताओ भी। ठीक है, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यार। 101 सारी की सारी शिफ्ट अपन कवर करेंगे। यहाँ पे आपको पता है प्रत्येक के अंदर है वो प्रत्येक पेपर में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और प्रत्येक पेपर के अंदर है वो अपन इतना डीपली में जा रहे हैं भी, आपको एक प्रकार से साइंस की जड़ है वो यहाँ पे निकाल के दे रहा हूँ भी। एक प्रकार से आपका बेसिक मजबूत कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ही आप 25 क्वेश्चन देखते हो तो आपको ये लगता है भी एक बार सारी की सारी साइंस का हमने रिवीजन मार दिया, ऐसा लगता है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने एक बार व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, एक ही व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करना आपको। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा भी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।